Good morning students and welcome to my YouTube channel Career Solution। आज थर्सडे और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि थर्सडे को हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करेंगे। ये आपके लिए एक बूस्टर के तौर पे शुरू किया गया है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, एग्ज़ाम्स के डेट भी आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होना भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है करंट अफेयर्स का, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग अवेयरनेस का। तो आज जो क्लास मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बैंकिंग अवेयरनेस का सबसे पहला क्लास है और सबसे पहला क्लास है। तो आज जो टर्म्स मैं आपको पढ़ाऊँगा वो एकदम बेसिक्स होगा, एकदम बेसिक, दैट मीन्स जीरो लेवल। शुरुआत यहीं से करनी है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी बैंकिंग लॉज हैं, वो सारे हम लोग इसमें कवर करते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जो भी फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को। आज का टाइटल है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। ये IBPS PO मेंस स्पेशल है। ये कहने का मेंस स्पेशल है, ऐसे आप PO क्लर्क दोनों एग्ज़ाम में कहीं भी आप जाओगे, ठीक है, आप PO के एग्ज़ाम में जाओ या आप क्लर्क के एग्ज़ाम में जाओ, ठीक है, दोनों के मेंस एग्ज़ाम में ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टर्म है ATM। ATM बहुत ही कॉमन सा टर्म है, जैसे हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट्स जान रहे हैं, इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ATM दैट मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको ऑटोमेटिक भी कहा जाता है, इसीलिए ऑटोमेटिक लिखा गया, लेकिन आपको क्या रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। दे आर मशीन्स दैट डिस्पेंस कैश, रिसीव कैश, एक्सेप्ट चेक्स and give balance details and many statements to the customers through computer network। ATM मशीन के थ्रू आप कैश तो आपको बाहर देता ही है, लेकिन आप इससे रिसीव कर सकते हैं कैश को, चेक भी रिसीव करते हैं इसके थ्रू, बैलेंस डिटेल भी आपको बता देता है, ये आपको मिनी स्टेटमेंट भी देता है, ठीक है। और ये सारे का सारा होता कैसे है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होने के कारण आपको इन सारे फैसिलिटीज़ को ये अवेल करवाता है, ठीक है। पहले ATM का काम क्या था, सिर्फ आपको पैसा डिस्पेंस करना, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ वैसे वैसे इसके फीचर्स में भी इंप्रूवमेंट होते चले गए। तो अब ATM मशीन आपको इतनी सारी फीचर्स के साथ अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट मीन्स नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है हमारा बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस देखिए, इसमें जैसा कि टर्म है, हम इस टर्म से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बैंक, दूसरा है अश्योरेंस। तो बैंक जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक साथ बेचना शुरू करती है, ठीक है, बैंकिंग सर्विस तो दे ही रही है, साथ साथ वो इंश्योरेंस भी अगर प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे तो इसी को हम लोग बैंक अश्योरेंस कहते हैं। डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ लिखा है ना, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, बाय बैंक्स। मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, उनके पॉलिसीज़ को बैंक क्या करती है, अपने थ्रू सेल करती है, ठीक है, अवेलेबल करवाती है एज कॉरपोरेट एजेंट। ये कॉरपोरेट एजेंट बनकर, ठीक है, थ्रू देयर ब्रांचेज, अपने ब्रांचेज में बैंक क्या करती है, इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करती है। बैंक चार्ज अ फी फॉर दिस सर्विस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। और इसके एवज में बैंक क्या करती है, जिस इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को वो सेल कर रही होती है, दैट मीन्स इंश्योरेंस, उस कंपनी से, उस इंश्योरेंस कंपनी से एक रकम वो फ़ी के तौर पे चार्ज करती है। वो रकम कुछ भी हो सकता है, वो फ़ी कुछ भी हो सकता है, वो उनके टर्म कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3, बाउंसिंग ऑफ अ चेक। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हर रोज़ सुनते होंगे, मूवीज़ में सुनते होंगे, डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे कि चेक बाउंस कर गया। तो ये होता क्यों है और कब है, तो यहाँ आपको एग्जांपल के यहाँ स्टेटमेंट में क्लियर किया है। व्हेन एन अकाउंट हैज़ इनसफिशिएंट फंड, जब किसी बैंक अकाउंट में फंड अपर्याप्त हो, ठीक है, द चेक इज़ नॉट पेएबल एंड इज़ रिटर्न्ड बाय द बैंक विथ अ रीज़न। तो चेक जो है उसको पे नहीं किया जाता है और उसको वापस कर दिया जाता है बैंक के द्वारा एक कारण के साथ। वो कारण क्या होता है, एक्सीड्स अरेंजमेंट और फंड्स इनसफिशिएंट। उसमें लिख दिया जाता है कि एक्सीड अरेंजमेंट, जो आपके पास है रकम पहले से, उससे ज़्यादा रकम दिखाया जा रहा है चेक में, यह कह के या तो वापस कर दिया जाएगा या तो लिख दिया जाएगा कि फंड अपर्याप्त है। इसका मतलब भी सेम होता है। तो ये तो हो गया सिंपल सा टर्म, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है ना कि जब भी बोला जाए बाउंसिंग ऑफ अ चेक, तो मतलब क्या समझना होता है कि चेक में जो भी रकम लिखा हो उतना रकम अकाउंट में ना हो, ठीक है।
तो चेक क्या होता है, बाउंस होता है, और ये बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ता है इसका। अगर कोई आदमी के साथ इस तरह से 2-3 बार हो जाए या 2-3 बार कर दे कोई आदमी, तो उसको सीधे जेल जाना पड़ सकता है। ये इतना डेंजर चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म को, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट होता क्या है, तो चलिए यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, इट इज़ अ अकाउंट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, जैसे आप सभी लोग देखते हैं बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बोलते हैं ना बैंक सेविंग्स अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट कहते हैं। ये जो अकाउंट होता है बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है, मतलब न के बराबर आपको इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, आपके सेविंग्स पर, और ये जनरली लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या खुलवाते हैं। एंड विच हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, और आप जान ही रहे हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो उसमें आप देखते होंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाई जाती हैं विड्रॉल करने पर बैंकों के द्वारा। ठीक है, कि आप इतने से ज़्यादा लिमिट में कैश को एक दिन में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या एक टाइम में आप एक मैक्सिमम लिमिट तक ही पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे आज की पढ़ाई को। चलिए नेक्स्ट, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सो देखते हैं। बोलता है बैंक दर वह दर है, ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स ऑन द एडवांसेज एंड द लोन्स इट एक्सटेंड्स। बोल क्या रहा है कि कमर्शियल बैंक को जो भी सेंट्रल बैंक मतलब क्या हो गए, आरबीआई। ठीक है, जब आरबीआई क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, लोन देती है, लोन मतलब पैसे अगर उनको एडवांस करती है, पैसे देती है लोन के तौर पे, तो वो जो रेट चार्ज करती है, ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बैंक रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह ब्याज की वह दर होती है जो चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा, टू कमर्शियल बैंक। किससे चार्ज किया जाता है ये, तो कमर्शियल बैंक से चार्ज किया जाता है। ठीक है, और किस चीज़ पर, तो वहाँ पे लिखा गया है ऑन द एडवांसेज एंड द लोन इट एक्सटेंड्स, जो एडवांस से जो लोन आरबीआई के द्वारा इनको दिया जाता है उस पर। ठीक है, अब समझ में आ चुका होगा आपको बैंक दर क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस रेट। अब ये आधार दर क्या होता है वो समझते हैं। बेस रेट कहने का मतलब इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह वैसा दर होता है ब्याज का ऑन विच बैंक्स बेस देयर लेंडिंग रेट्स, जिस पर बैंक क्या करती है, अपने उधार किस दर पे देना है उसका एक आधार तय कर देती है। ठीक है, फिर से समझते हैं। बोलता है इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक ऐसा ब्याज का दर होता है ऑन विच, जिस पर बैंक्स बेस देयर लेंडिंग रेट, बैंक क्या करती है एक बेस रेट तैयार कर लेती है, एक बेस कि चलिए हमको इससे नीचे, इससे मान लीजिए बेस हो गया आपका, अब बोलता है कि इससे नीचे दर पे हमें नहीं जाना, इंटरेस्ट को नहीं चार्ज करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ आगे इसमें और समझते हैं क्या लिख रहा है। यूजुअली लोन्स आर गिवन एट हायर दैन द बेस रेट्स। ठीक है, बोलता है लोन, सॉरी क्या कहते हैं, लोन जो है वो आपको जनरली किस रेट पर दिया जाता है, तो हायर दैन द बेस रेट। जैसे मान लिया अभी हम लोग ड्रॉ किए थे पिक्चर, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, बैंक ने ये बेस तय कर लिया, और इससे नीचे दर पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि ये हो गया बेस, बैंक दर क्या तय कर ली कि 2%। ठीक है, 2% हम क्या किए, बेस रेट तय कर लिए। अब बैंक क्या करेगी, जब भी किसी को लोन देगी, किसी को भी, तो वो 2 से ऊपर दर पे ही देगी। 2.1 हो सकता है, ठीक है, 2.10 हो सकता है, 2.15 हो सकता है, 8% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब फिर से समझिए, यूजुअली लोन्स आर गिवन एट अ रेट हायर देन द बेस रेट्स एंड सेविंग रेट इज बिलो द बेस रेट। और सेविंग रेट जो होता है, ठीक है, सेविंग रेट बचत दर जो होता है वो हमेशा बेस रेट से क्या रहेगा, हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, हालांकि आपको इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है, हमें बस यहीं तक समझना था। एक चीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको समझना है कि बेस रेट होता क्या है, तो 1/100वां भाग, ठीक है, 1% पॉइंट नॉर्मली यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब एक का 100%, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं। 1/100%, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा टर्म कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी जैसा कि नाम ही है, कॉल मनी मतलब मांगना। ठीक है, कॉल मनी का मतलब क्या हो गया, एक तरह से मांग करना। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट लिखा, इट इज़ अ लोन दैट इज़ मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड और ऑफ अ फ्यू डेज
ओनली विथ अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलता है यह भी एक तरह का लोन होता है जो बहुत ही छोटे समय के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज। जानते हैं इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी क्या हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट 1 से लेकर 14 दिन, ठीक है। 1 से लेकर क्या होता है, ये 14 दिनों तक का ही होता है, ठीक है। ओवरनाइट हम कहते हैं इसको, ओवरनाइट लोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक दिन मतलब ओवरनाइट, ओवरनाइट से लेकर के फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 14वां दिन। तो या तो 14 डेज लिमिट कहिए या ओवरनाइट टू फोर्टनाइट कहिए, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं कॉल मनी, ठीक है। ये जनरली इंटर बैंक होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को जो सपोर्ट करती है लेन देन में, ठीक है, ट्रांजेक्शन करती है इस तरह का कॉल मनी में, ठीक है। तो इसे हम लोग इंटर बैंक, सॉरी ये इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक के लिए यूज करती है टर्म और एक दूसरे से हेल्प लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चेक। चेक तो जानते ही हैं क्या होता है। बोलता है इट इज़ रिटेन बाय एन इंडिविजुअल टू ट्रांसफर अमाउंट बिटवीन द टू अकाउंट्स ऑफ द सेम बैंक। एक आदमी दूसरे इंडिविजुअल पे क्या करता है, चेक विड्रॉ करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है कि आप अमाउंट को ट्रांसफ़र करें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, लेकिन बैंक जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। या आप डिफरेंट बैंक में भी क्या कर सकते हैं, फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में फिर वो फंड जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया होता है चेक के थ्रू, उस अकाउंट से विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, आप लोग हमेशा बैंक में जाते होंगे चेक लेकर भी और विड्रॉ भी किए होंगे। चलिए नेक्स्ट है कोर बैंकिंग। तो कोर का मतलब क्या होता है, केंद्र, ठीक है। कोर का मतलब क्या होता है, हम केंद्र, मुख्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोर बैंकिंग का मतलब भी सेम होता है। बहुत साल पहले तक बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ साल पहले क्या किया ना, बैंकिंग को एक नेटवर्क से जोड़ दिया गया कि आप किसी भी बैंक से हो, आपका काम किसी भी बैंक में हो जाना है। पहले ये सुविधा नहीं था। अगर आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं तो आपका काम जो भी है वो स्टेट बैंक से ही होना है, पीएनबी के हैं तो पीएनबी में ही होना है। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि बैंकिंग सिस्टम लाया गया, इसको कोर बैंकिंग कहा गया। इसमें हम लोग बोलते क्या हैं, तो ये एक टर्म होता है जो सेवा को किस तरह से सर्विस दी जाती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ये ग्रुप ऑफ नेटवर्क्ड बैंक ब्रांचेज, जितने भी बैंक ब्रांचेज हैं उनको एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू फिर आपको सर्विस दी जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग कहते हैं। इसी को आगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। सीबीएस क्या होता है, बैंक में देखते होंगे सीबीएस सर्विस लिखा था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सर्विसेज। बोलता है इट इज़ ऑल द ब्रांचेज, इन दिस ऑल द ब्रांचेज ऑफ बैंक आर कनेक्टेड। इसके थ्रू क्या होता है, इस सिस्टम के थ्रू कि जितने भी ब्रांच होते हैं बैंक के, सभी को एक साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट, जोड़ दिया जाता है। एंड द कस्टमर कैन एक्सेस, कस्टमर जो है वो अपना पहुंच बना सकता है, ठीक है, अपने फंड तक, या अपने ट्रांजैक्शन को भी वो कर सकता है किसी भी दूसरे ब्रांच से। अगर आप पीएनबी में हैं और आपको ट्रांजैक्शन करना है एसबीआई से तो आप कर सकते हैं सीबीएस के थ्रू, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए फिर से, बोलता है इसमें क्या कहता है, जितने भी ब्रांच होते हैं बैंक के सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है और कस्टमर जो है वो अपने पैसे तक या अपने ट्रांजैक्शन को किसी भी दूसरे ब्रांच से कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है बैंकों के लिए। द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट अ बैंक कीप विथ RBI, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में पैसा जो है वो RBI के पास सभी कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ CRR इंक्रीजेज, अगर कैश रिजर्व रेशियो के प्रतिशत को बढ़ा दिया गया तो क्या होगा इसका परिणाम, अमाउंट विद द बैंक बिकम्स डाउन, ठीक है। तो जो बैंक होंगी उनके पास जो पैसा होगा उसमें कमी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, नॉर्मली 4% चल रहा था, अभी भी 4% ही होना चाहिए, ठीक है। तो CRR क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट बैंकों को RBI के पास डिपॉजिट के तौर पे रखना होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाया जाएगा CRR का, निश्चित सी बात है बैंकों के पास लिक्विडिटी उतनी कम होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करेंट अकाउंट। ये भी आप जान रहे होंगे। करेंट अकाउंट कहने का मतलब होता है वैसा अकाउंट, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बिजनेस पर्पस से शुरू करते हैं, ठीक है। बिजनेस पर्पस से मतलब व्यापार के लिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विड्रॉ करने का कोई लिमिट नहीं होता। आप कितना भी पैसा इसमें जमा कर सकते हैं और कितने भी पैसे आप दिन भर में इससे निकाल भी सकते हैं, मैक्सिमम में भी, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होता है कि आपको इसको लेकर के कोई मतलब इस अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, मतलब कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिसको आप लोग अपना ATM कार्ड भी कहते हैं। बोलता है इट इज़ अ कार्ड इशूड बाय बैंक सो द कस्टमर कैन विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम देयर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली। समझ ही चुके होंगे, ये एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है कस्टमर को, जिसके थ्रू वो कस्टमर
उन कार्ड से क्या कर सकते हैं, पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पैसे को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जो होता है ये होता क्या है, तो बोलता है द वे इन विच अ बैंक कीप्स मनी इन अ डिपॉजिट अकाउंट। जिस तरह से बैंक में आप पैसे को डिपॉजिट अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, उसी तरह से डिपॉजिटरी कंपनी कन्वर्ट शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप जब शेयर खरीदते हैं ना कंपनी का, तो वो क्या करती है, डिपॉजिटरी कंपनी जिनसे आप शेयर लेते हैं, वो आपके शेयर को, शेयर सर्टिफिकेट जो आपको जारी किया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट में डाल देती है। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट बहुत ही ज़रूरी होता है शेयर मार्केट में आने के लिए। अगर आपको शेयर में पैसे इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदना है, तो आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट को ही खोलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजॉनर ऑफ चेक। ठीक है, डिजॉनर मतलब क्या होता है, आपके चेक का सम्मान न किया जाना। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, या कुछ और भी कारण हो सकता है। नॉन पेमेंट ऑफ अ चेक बाय पेइंग बैंकर विथ रिटर्न मेमो गिविंग रीजंस फॉर द नॉन पेमेंट। बोलता है कि सो आपका चेक है उसको नॉन पेमेंट किए बगैर ही, ठीक है, आपका जो चेक होता है, ठीक है, उसको बिना पेमेंट किए ही, ठीक है, बैंकर जो है वो रिटर्न कर देता है एक मेमो के साथ। मेमो मतलब एक लेटर के साथ, ठीक है, उसमें कारण दिया होता है नॉन पेमेंट का, कि पेमेंट क्यों नहीं किया गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा कारण होता है। ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बोलता है इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच वी कैन कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली। बोलता है ये एक बैंकिंग का प्रकार होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें आगे, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ETC कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ई बैंकिंग के अंतर्गत क्या आता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है। ठीक है, या ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है EFT, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इन दिस वी यूज़ ऑटोमेटिक क्लियर मशीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ATM का यूज करते हैं, वायर ट्रांसफ़र का भी यूज करते हैं, एंड कंप्यूटर्स टू मूव फंड्स बिटवीन डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट और सेम बैंक। ठीक है, मतलब तार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ATM मशीन से भी अब कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग अलग अकाउंटों में। ठीक है, चाहे वो अलग अलग बैंक हो या सेम बैंक में हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, EFT कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन हो चुका है आज के डेट में। नेक्स्ट है फिस्कल डिफिसिट। बोलता है वित्तीय घाटा किसको कहते हैं, तो ये अमाउंट ऑफ फंड होता है। ठीक है, मतलब ये एक रकम होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा बोरो किया जाता है, उधार में लिया जाता है, ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने खर्च को पूरा कर सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपये था और उसका खर्चा हो गया 120 रुपये, तो उसे 20 रुपया जो ज़्यादा लगा, या तो आप घाटा मानिएगा, क्योंकि ज़्यादा खर्च हो गया मतलब 20 रुपये का लॉस लगा। तो ये 20 रुपये को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो अमाउंट को बोरो करेगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, फिस्कल डिफिसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जान रहे हैं, महंगाई। इसका डिफिनीशन क्या होता है सो समझ लेते हैं पहले। इट इज़ एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। पैसे का जो क्वांटिटी है, मतलब जो मात्रा है, ठीक है, सर्कुलेशन में, वो बढ़ जाता है विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन गुड्स, बिना सामान में बढ़ोतरी के। मतलब जिस रेशियो में सामान मार्केट में बढ़ रहा है, ठीक है, उस रेशियो में पैसा तेज़ी से बढ़ जाता है। आप ये समझिए पैसा ज़्यादा सर्कुलेशन में बढ़ते जा रहा है और सामान बहुत कम सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, तो इससे क्या हो जाएगा, लीडिंग टू एन एबनॉर्मल राइज इन प्राइस लेवल। इससे कीमत बहुत ही बुरी तरह से क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप बोलिएगा ये क्या चीज़ हुआ, तो ऐसे समझिए, गर्मी का मौसम आ गया, ठीक है, सब आदमी को ज़रूरत पड़ा, 10 आदमी को ज़रूरत पड़ा कि सो हमारे पास फ्रीज होना चाहिए, ठीक है, AC होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, और मार्केट में पता चला कि 2 ही AC अभी तक आया है। ठीक है, अब सप्लाई है 2 AC का और ज़रूरत है 10 आदमी को, तो वो क्या होगा, यहाँ तो मोनोपोली काम करेगा कि भाई चलिए अब दाम बढ़ाइए। मार्केट में सामान नहीं है तो हम तो दाम बढ़ाएंगे ही, और जिसके पास पैसा है वो तो बोलेगा ही कि हाँ हमको 10 आदमी के पास पैसा है, तब तो वहाँ गया लेने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, सामान का ही दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO।
ठीक है। आईपीओ क्या होता है? तो इट इज़ द टाइम व्हेन ए कंपनी मेक्स द फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। बोलता है जब कोई कंपनी शुरू अपना काम कर रही होती है, मतलब आप ऐसे समझिए कि जब कोई कंपनी शुरू हो रही होती है तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, अपने शेयर को जारी करना शुरू करता है। वही जो पहला शेयर जो वो निकालता है ना, उसी शेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आईपीओ के नाम से जानते हैं। वो आईपीओ के थ्रू क्या करती है ना, बहुत बड़ा फंड रेज कर लेती है, पूल कर लेती है। तो इस तरह के ऑफर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं, ठीक है। चलिए यहीं तक आज रखते हैं। फिर लास्ट बचा कियोस्क बैंकिंग। इस पे आप थोड़ा वर्क कीजिए, सोचिए क्या होता है, कहीं से आप ढूंढिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कियोस्क बैंकिंग से कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों में इसके बारे में चर्चा करें। जो कमी हो आप फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसे इम्प्रूव करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।